मैं नितेश कुमार एजुकेशनल ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं उसमें हम लोग दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे। एक है आपका ब्राह्मण वंश और दूसरा है आपका यूनान का शासन। तो इन दोनों बातों को समझने के लिए आपको हमारे अब तक के जितने भी पुराने वीडियोस हैं उन सारे के सारे वीडियोस को देखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। खासकर आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है मगध साम्राज्य से लेकर के आपके अब तक के जितने भी साम्राज्य हैं उन सभी के बारे में पूरी जानकारी लेना, जो कि आपको अब तक हमने वीडियो में दे दिया है। उनके बारे में आपको जानना अत्यधिक जरूरी है। बात अगर हम आपके ब्राह्मण वंश की करें तो ब्राह्मण वंश की नींव जो रखी थी वह आपके पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी, जो कि आपके मौर्य काल के समय में बृहद्रथ का सेनापति था। और उसने जब बृहद्रथ की हत्या की, इसके पश्चात उसने मगध की गद्दी पर शुंग वंश की स्थापना किया और इसको जो आपका पुष्यमित्र शुंग है वह जाति का ब्राह्मण था, इसीलिए इस वंश को ब्राह्मण वंश के भी नाम से जाना जाता है। अब दो बातें आपको मैं बता दूं कि जिस समय में इधर हमारा ब्राह्मण वंश चल रहा था उसी समय हमारे पश्चिमी क्षेत्रों में आपके यूनान का शासन भी चल रहा था। क्योंकि आपको याद होगा कि सिकंदर जो है वो यूनान का शासक था जो हमारे भारत पर आक्रमण करने आया था। और जब वो यहां से वापस जाने लगा तो उसने यहाँ का अधिकार क्षेत्र जो है वो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दिया था। तो वही आपके सेल्यूकस निकेटर के पश्चात ही वह हमारे भारत के पहले अस्थायी शासक माने जाते हैं या फिर पहले विदेशी आक्रमणकारी माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अभी तक हमारे इस बोर्ड पर जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, अगर आपको सिर्फ इतनी ही चीजें पढ़नी है तो आप लोग सिर्फ इसको देख लें। और अगर आपको पूरी जानकारी लेना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके आगे के बारे में। तो बृहद्रथ की हत्या करने के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। जो पुष्यमित्र शुंग था वह ब्राह्मण जाति का था, इसलिए शुंग वंश को ब्राह्मण वंश के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा स्थापित किया। अब इसका कारण क्या है कि आपको जैसे आपको बताया था मैंने कि जो आपके मौर्य साम्राज्य थे वह मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था और उन 5 प्रांतों से प्रशासन का कार्य होता था। लेकिन जब सबसे पहले शुंगों ने अपना आधिपत्य जमाया, यानी कि जब बृहद्रथ की हत्या हुई तो उसके पश्चात आखिर राजधानी को परिवर्तित करने का कारण क्या था? तो राजधानी को परिवर्तित करने का मुख्य कारण यह था कि जिस समय में बृहद्रथ की हत्या हुई उस समय धीरे धीरे जड़ विद्रोह बढ़ने लगा। लेकिन जो आपका पुष्यमित्र शुंग था वह आपके मौर्य साम्राज्य का सेनापति भी था, इसलिए उसने उस विद्रोह को ज्यादा बढ़ने नहीं दिया और उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके उसने विदिशा कर दिया। ठीक है, तो शुंगों ने अपनी राजधानी को कहां बनाया? तो शुंगों ने अपनी राजधानी को विदिशा में स्थापित किया। ठीक है, इंडो यूनानी शासक जिसको अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसी यूनान प्रशासकों के बारे में, जो कि भारत के यवन राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो जो आपका इंडो यूनानी शासक मेनांडर था, क्योंकि ज्यादातर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था वो यूनान का शासक वो आपका मेनांडर ही था। और इंडो यूनानी शासक मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। ठीक है, यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग ने इंडो यूनानी शासक पुष्यमित्र शुंग ने किसे पराजित किया था? तो उसने मेनांडर को पराजित किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सातवाहन वंश के शासक श्री सतकर्णी के बारे में सुना होगा कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। लेकिन शुंग वंश के भी शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तो उस अश्वमेध यज्ञ को कराने का कार्य पतंजलि ने किया था। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पीछे से पूछा जाता है कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो जो आपके भरहुत स्तूप है तो उस भरहुत स्तूप का निर्माण कराने का भी श्रेय जाता है किसे, पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है, तो भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया, तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। ठीक है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और आपको पता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कैसे, तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली और उसी के बाद शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की भी हत्या हुई थी। और उसकी हत्या कब हुई, तो 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या हुई थी। किसने किया, तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या हुई थी 73 ईसा पूर्व में और हत्या करने का कार्य किया था वसुदेव ने। ठीक है, तो वसुदेव ने 73 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या की जो शुंग वंश का अंतिम शासक था और इसके पश्चात वसुदेव ने मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना किया। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन है या फिर कण्व वंश की स्थापना किसने किया है, तो कण्व वंश की स्थापना किया है किसने, वसुदेव ने। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो चीजों को ध्यान में रख करके चलना होगा। वह ये कि जिस समय यहाँ पर आपके ब्राह्मण का साम्राज्य चल रहा था उसी समय आपके पश्चिम में जो यवन थे वह भी भारत के ऊपर आक्रमण करने का कार्य सोच रहे थे, यानी कि आक्रमण करना चाह रहे थे। और उन समय में से जो भारत पर आक्रमण करने वाले थे उन सभी आक्रमणकारियों में से सबसे पहला नाम आता है डेमेट्रियस का। डेमेट्रियस ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया और इसके पश्चात डेमेट्रियस के ही राज्य का विस्तार मेनांडर ने किया था। जिस मेनांडर को पराजित करने का कार्य किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने किया था। जब यह सारे के सारे इधर चल रहे थे तो उसी समय आपको पता होगा कि एक युद्ध हुआ था जो कि आपके यवन और सातवाहन युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। तो जब यवन और सातवाहन का युद्ध हुआ उसी के पश्चात श्री सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उन 2 अश्वमेध यज्ञों के पश्चात हुआ क्या कि उन्होंने जितने भी आपके भारतीय राजा थे उन सभी के सभी भारतीय राजाओं को एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया। और जब वो सारे के सारे राजा एक साथ एकत्रित होते चले गए तो इसीलिए सतकर्णी को ही या फिर ऐसा कहा जाता है कि जो आपका सातवाहन वंश है उसे ही यह माना जाता है कि उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच में सेतु का कार्य किया है, यानी कि उसने सभी के सभी राज्य क्षेत्रों में एकजुट मिला करके करने का कार्य किया, यानी कि सबको एकजुट किया। इसलिए आपके ब्राह्मण वंशों के साथ में आपके यवन शासकों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक और आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात आ जाती है, ऐसा कहा जाता है कि उसी समय में आपके दक्षिण के राजवंशों के क्षेत्र में एक ऐसे भी राजा थे जिनको कोई भी संतान नहीं था और उस समय में उन्होंने सभी प्रजा से छुपा करके अपनी पुत्री को अपने युवराज के रूप में उन्होंने बड़ा किया था। और उनके बड़ा करने के पश्चात फिर बाद में जब इस बात का पता चला कि वह लड़का नहीं, यानी कि वह उनका युवराज नहीं बल्कि वह उनकी युवरागी थी, यानी कि वह महिला थी, तो जिसकी वजह से जन विद्रोह प्रारंभ हुआ और उन रानी का क्या नाम था, रानी रुद्रमा देवी। और उसी रुद्रमा देवी के ही शासनकाल के समय में जो आपके सतकर्णी हैं उन्होंने सतकर्णी ने ही आपके सातवाहन वंश की स्थापना करके आपके उत्तर और दक्षिण के राज्य क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया था। इन दोनों को समझने के लिए 2 मूवियां आपके साउथ इंडिया में बनाई जा चुकी हैं, जिसमें से एक जो है वो रानी रुद्रमा देवी के ऊपर आधारित है और दूसरी मूवी जो है वो आपके सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी के ऊपर आधारित है। अगर आप चाहें तो उन दोनों मूवियों को देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि कण्व वंश का अंतिम शासक जो है वो सुशर्मा था। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो सुशर्मा था। और आपको भी पता है कि यहाँ पर कण्व वंश की स्थापना कैसे हुई थी, हत्या के ही दौरान हुई थी। इसलिए कण्व वंश का अंत करने वाला जो था वह सिमुक था, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या की। ठीक है, तो सिमुक ने क्या किया कि 60 ईसा पूर्व में
सुशर्मा की हत्या कर दी और वहां पर मगध के साम्राज्य पर, मगध की गद्दी पर उसने सातवाहन वंश की स्थापना की। इन सभी के सभी ब्राह्मण साम्राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि अगर किसी को मिली तो वह आपके इसी सातवाहन वंश को ही मिली, क्योंकि सुंद वंश भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सका, कण्व वंश भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सका, लेकिन सातवाहन वंश ने अपनी विशेष प्रसिद्धि हासिल किया और उसने कई प्रकार के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, तो यह जो आपका सातवाहन वंश है, इसी सातवाहन वंश को आंध्र वंश के भी नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर बात क्या थी कि बात वही फिर से दोहराई जा रही थी, क्योंकि बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी को जन आक्रोश के कारण और साथ ही साथ विद्रोह की आशंका के कारण पाटलिपुत्र से हटा करके विदिशा किया था। वही कार्य सातवाहन वंश के शासक जो सिमुक थे, उन्होंने भी उसी विद्रोह के डर से राजधानी को विदिशा से हटा करके प्रतिष्ठान किया और वह प्रतिष्ठान फिर बाद में पैठान कहा जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें मिलती हैं कि सातवाहन के शासकों ने अपनी राजधानी कहां पर किया था, तो कहीं कहीं पर इसको प्रतिष्ठान कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसको पैठान कहा जाता है। तो चाहे पैठान कहे चाहे प्रतिष्ठान कहे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो कहां पर किया, तो उन्होंने प्रतिष्ठान में स्थापित किया। सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों में सबसे पहले आपके आए सिमुक, जिन्होंने सातवाहन वंश की नींव रखी। इसके पश्चात आए सातकर्णी, सातकर्णी या फिर सतकर्णी, और यह जो आपके सतकर्णी है, इन्हें ही श्री सतकर्णी के भी नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, सतकर्णी के पश्चात आए गौतमी पुत्र सतकर्णी, और यही आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी है जिन्होंने उत्तर के राजवंश और दक्षिण के राजवंशों को आपस में मिलाया था। इसके पश्चात जो है आपको कौन है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ठीक है, तो जो आपके वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी है वह आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी के पुत्र थे। और आपको एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता देनी आवश्यक है कि जो आपका 2 भाग आपको मैंने बताया था ना, कि जब आपको मैंने सबसे पहले बताया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, उसकी जगह पर जब आपके आर्य आए तो वहां पर आर्यों की सत्ता क्या थी, आर्यों की सत्ता पितृसत्तात्मक थी। और यहाँ पर जो आपके सातवाहन वंश वाले हैं, तो सातवाहन वंश वालों ने फिर से मातृसत्तात्मकता को स्वीकार किया, यानी कि जो आपके सातवाहन वंश वाले थे, इनकी सत्ता जो थी वह मातृसत्तात्मक थी। इसलिए ज्यादातर जितने भी आपके शासक हुए, उन सभी शासकों के नाम के आगे उनकी माता का नाम लगा। ठीक है, तो सिमुक, सिमुक के बाद श्री सतकर्णी, श्री सतकर्णी के बाद आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी, क्योंकि ये जो सतकर्णी है इनकी माता का नाम गौतमी था। इसके पश्चात आपके वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी थे। इसके बाद फिर आपके यज्ञश्री सतकर्णी थे। ठीक है, यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में यही भी कहा जाता है कि यज्ञश्री सतकर्णी ने भी अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया था, लेकिन इनका अश्वमेध यज्ञ पूर्ण न हो सका। ठीक है, सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। सतकर्णी का मतलब कि ये वाले सतकर्णी, जिनको श्री सतकर्णी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाढ्य थे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पीसीएस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा भी गया प्रश्न है कि सातवाहन साम्राज्य के समय में सबसे बड़े साहित्यकार कौन थे, तो 2 सबसे बड़े साहित्यकार थे, जिनका नाम है क्या, पहले का नाम है हाल और दूसरे का नाम है गुणाढ्य। तो पहले का नाम क्या है, हाल, और दूसरे का नाम है गुणाढ्य। ठीक है, तो हाल ने गाथा सप्तक, ये पुस्तक का नाम है जिसका नाम है गाथा सप्तक, और ये गाथा सप्तक को ही गाथा सप्तशतक के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि गाथा सप्तक या फिर गाथा सप्तशतक जो है वह आपकी जितने भी सातवाहन वंश के शासक थे, इनकी गाथाओं के ऊपर आधारित करके लिखी गई है। तो यहाँ पर जो आपका गाथा सप्तशतक था, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने वीरदावलियां गाई हैं।
वेदाविया का मतलब कि सभी के सभी राजाओं के बारे में, इतिहास के बारे में बताया है। इसीलिए जो आपका गाथा सप्तशतक है वह सातवाहन वंश के लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार भी किया जाता है कि सातवाहन वंश में कौन कौन से शासकों ने क्या क्या किया है, तो उसका प्रमाण के लिए क्या माना जाता है, तो गाथा सप्तशतक को स्वीकार किया जाता है। इसी के बाद जो आपके गुणाढ्य थे उन्होंने क्या लिखा था, तो इन्होंने बृहद कथा नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, तो इसमें भी उन्होंने इन्हीं सभी के सभी राजाओं के बारे में, इनके दानशीलता के बारे में, इनके यज्ञप्रियता के बारे में, इनके प्रजा पालन के बारे में इन्होंने बताया था, जिसका वर्णन बृहद कथा में किया गया है। ठीक है, सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, प्रोटीन, कांसे, चमड़ा आदि की मुद्राओं का प्रचलन किया था। ठीक है, तो इनके बारे में क्या कहा जाता है कि सातवाहन शासकों ने कौन कौन सी मुद्राएं चलाई थी, तो इन्होंने चांदी की मुद्राएं, तांबे की मुद्राएं, सीसा की मुद्राएं, प्रोटीन की मुद्राएं, कांसे की मुद्राएं और चमड़े की मुद्राएं चलाई थी। लेकिन चमड़े की मुद्राओं को ज्यादातर जगहों पर स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए चमड़े की मुद्रा का कहीं ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस समय में जो आपके पुलमावी थे, पुलमावी ने ही चमड़े के सिक्का का प्रचलन प्रारंभ कराया था, लेकिन वह ज्यादा देर तक चलन में नहीं रह सका, इसलिए प्रसिद्ध सिक्कों में चमड़े के सिक्का का ज्यादा व्याख्यान नहीं मिलता। किसका किसका मिलता है, तो चांदी के सिक्के का, तांबे के सिक्के का, सीसा के सिक्के का, प्रोटीन के सिक्के का और कांसे के सिक्के का, यानी कि मुद्राओं का प्रचलन माना जाता है। ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने प्रारंभ किया था, यानी कि ब्राह्मणों को क्या किया जाता था कि यज्ञ इत्यादि के पास गायों को दान दिया जाता था, उनको दान दक्षिणा दिया जाता था। लेकिन सातवाहन शासक ऐसे पहले शासक थे जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया था। ठीक है, सातवाहनों की भाषा जो थी वो आपकी प्राकृत भाषा थी, जो कि संस्कृत भाषा का ही विशुद्ध रूप है। ठीक है, तो सातवाहनों की भाषा प्राकृत भाषा थी और इनकी जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। और ब्राह्मी लिपि के बारे में आप पहले भी जान चुके हैं कि अशोक के कई सारे ऐसे शिलालेख हैं और कई सारे स्तंभ लेख हैं जो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था, इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सातवाहनों का समाज कैसा था। तो सातवाहनों का समाज जो था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक था। ठीक है, सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कौन कौन सी हैं, यानी कि उन्होंने किसका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध निर्माण कराया है, तो इन्होंने कराया है कार्ले के चैत्य का और अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया, तो अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया है, तो सातवाहन शासकों ने ही अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया है। इसके बाद है आपके अमरावती कला का विकास। ठीक, सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापद के स्वामी कहे जाते हैं। ठीक है, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिणापद के स्वामी किसे कहा जाता है, तो सातवाहन शासकों को दक्षिणापद का स्वामी कहा जाता है। और सातवाहन राज्य ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया था। और उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच जो सेतु का काम किया था वह कौन है, आपके गौतमी पुत्र सतकर्णी है, जिन्होंने सभी के सभी राज्य क्षेत्रों को आपस में मिलाने का कार्य किया, क्योंकि इनको इस बात का एहसास हो गया था कि बहुत ही जल्दी कुछ विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि भारत पर आक्रमण करने वाले जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनका सही क्रम क्या है, तो यहाँ पर कभी भी आपको सिकंदर का नाम नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि सिकंदर ऐसा आक्रमणकारी था जो यहाँ पर आया, आक्रमण किया और इसके पश्चात वो वापस चला गया। लेकिन उसने जो आपके राज्य क्षेत्र जीते हुए थे उस राज्य क्षेत्रों पर अपने सेनापति को अधिकार दिया था। ठीक है, जिसको हम लोग सेल्यूकस निकेटर के ही नाम से जानते हैं, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। इसके पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कराया था। याद है ना वो बात? याद नहीं है तो आप मौर्य साम्राज्य की वीडियो जाकर के देख लें। ठीक है, तो देखिए कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है, तो सबसे पहले यूनानी आए, जिन्हें हिंद यूनानी के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है,
इसके पश्चात भारत पर शकों का शासन हुआ, इसके बाद फिर पल्लव वंश का शासन हुआ और इसके पश्चात कुषाण वंश का शासन हुआ। ठीक है, अब बात हम करें तो ज्यादातर इतिहासकार या फिर जितने भी हिस्ट्री के जो अध्यापक होते हैं वो ब्राह्मण वंश के पश्चात सीधे सीधे कुषाण वंश के बारे में बताते हैं। वो ज्यादातर हिंद यूनान शक और पल्लव के बारे में ज्यादातर छोड़ देते हैं या फिर बताने का कार्य नहीं करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि हमें पीसीएस की भी परीक्षाओं को ध्यान में देकर के रखना है। तो हम लोग सबसे पहले आपके हिंद यूनान के बारे में बात करते हैं। और कहां से बात शुरू करते हैं, तो आपको याद है कि सिकंदर आया और उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को यहाँ का राज्य क्षेत्र सौंपा और वापस चला गया। तो सेल्यूकस निकेटर ने ही आपके पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी माना गया। तो सेल्यूकस निकेटर जो है आपके जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र था, उस पश्चिमी क्षेत्र और मध्य एशिया के क्षेत्र का वह सम्राट बना था। ठीक है, और उसी समय एंटियोकस प्रथम ने उसके साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। तो सेल्यूकस निकेटर का जो उत्तराधिकारी वह किसे माना जाता है, तो सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी माना जाता है एंटियोकस प्रथम को। ठीक है, तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी था एंटियोकस प्रथम। और जो सबसे पहले, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिकंदर ने अपने राज्य क्षेत्र को किसको दिया, तो अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दिया। सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी कौन, तो सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम। तो जिस राज्य क्षेत्र को सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को सौंपा था, उसी राज्य क्षेत्र को एंटियोकस ने अक्षुण्ण बनाए रखा था। तो एंटियोकस सेकेंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। एंटियोकस सेकेंड का जब शासनकाल आया, तो एंटियोकस सेकेंड के शासनकाल में कई सारे ऐसे प्रांत थे जिन्होंने अपने आप के स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी, क्योंकि उसी समय विद्रोह हुआ और उसी विद्रोह में बैक्ट्रिया का विद्रोह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि बैक्ट्रिया की ही विद्रोह, यानी कि जब बैक्ट्रिया अपने आप को स्वतंत्र किया, तो बैक्ट्रिया की ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हुआ क्या कि कई सारे शासकों ने भारत की ओर आंख गड़ा करके देखना और उनके ऊपर आक्रमण करने के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि इन दोनों को, यानी कि ब्राह्मण वंश और आपके यवन शासकों को, दोनों को एक साथ लेकर के चलना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने, डियोडोटस ने। ठीक है, तो जब डियोडोटस ने इसका नेतृत्व किया, इसको डियोडोटस प्रथम के ही नाम से जाना जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इसको क्या कहते हैं, तो बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस के साथ इन राजाओं ने शासन किया। कौन कौन ने किया था, तो कौन कौन थे इसमें, तो ये थे आपके डियोडोटस सेकेंड, इसके बाद फिर आपके कौन थे, यूथिडेमस, इसके बाद है आपके डेमेट्रियस, इसके बाद है आपके मेनांडर, जिसके बाद है आपके यूक्रेटाइडस, इसके बाद है आपके एंटीआल्केट्स और इसके बाद है आपके हार्मेक्स। तो ये सारे के सारे राजाओं ने आपके डियोडोटस फर्स्ट के बाद इनके साथ में मिलकर के शासन किया था, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन कौन हुए, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए आपके डेमेट्रियस और मेनांडर। ठीक है, अब यहाँ पर मेनांडर जो है वो वास्तविकता में अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो मेनांडर का नाम मेनांडर नहीं मिलता, मेनांडर का नाम मिलता है मिलिंद के नाम से। और इसी के आधार पर लिखी गई है एक किताब जिसे मिलिंद पन्हो के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो आपका मिलिंद पन्हो है उसमें क्या था कि जो आपके मेनांडर था उसने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, जिसका व्याख्यान जो है वो आपके जो मेनांडर ने प्रश्न किया और नागसेन ने जो उत्तर दिया उसका संकलन जो है वो आपकी मिलिंद पन्हो में किया गया है, जो आपके बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ के ही रूप में माना जाता है। ठीक है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था और ये जो आपके डेमेट्रियस थे वह भी उसी समय उनका आक्रमण हुआ था जिस समय में यहाँ पर ब्राह्मण वंश की नींव पड़ चुकी थी। ठीक है, तो ब्राह्मण वंश की नींव के ही समय में आपके डेमेट्रियस का शासनकाल आया और डेमेट्रियस ने सबसे पहले भारत के ऊपर आक्रमण किया। समय था 190 ईसा पूर्व। ठीक है,
भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को, ये आपके अफगानिस्तान के क्षेत्र के पास में पड़ता है, तो इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। तो डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी बनाया है किसे? साकल को बनाया है। ठीक है, इसे ही हिंद यूनानी या फिर बैक्ट्रियाई यूनानी के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंद यूनानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो आपका डेमेट्रियस है उसे ही हिंद यूनानी यानी कि प्रथम विदेशी आक्रमणकारी के भी नाम से जाना जाता है। तो प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन है? आपके हिंद यूनानी या फिर बैक्ट्रियाई आपके यूनानी या फिर आपके डेमेट्रियस हैं। ठीक है, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो था वो मिनांडर हुआ, जिसका शासनकाल 165 से 145 ईसा पूर्व रहा। ठीक है, इसकी राजधानी साकल जो प्रेजेंट टाइम में आपके सियालकोट में पड़ती है। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहां थी? साकल, जो कि कहां पड़ती है? सियालकोट में पड़ती है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, और मिनांडर ने नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षु था, तो इनको नागार्जुन के ही नाम से जाना जाता है। तो मिनांडर ने नागसेन, जिसे नागार्जुन के भी नाम से जाना जाता है, वह आप उन्हीं से उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ठीक है, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंदपन्हु अर्थात मिलिंद के प्रश्न अथवा मिलिंद प्रश्न है। मैंने आपसे पहले भी कहा क्या कि जो आपके मेनांडर हैं इतिहास में, इनका नाम मेनांडर के नाम से नहीं बल्कि मिलिंद के नाम से मिलता है। ठीक है, तो मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंदपन्हु है, यानी कि उसी को मिलिंद के प्रश्न या फिर मिलिंद प्रश्न के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके पहले सिकंदर आए, तो सिकंदर यहाँ पर आए और सीधे सीधे वापस चले गए, यानी कि यहाँ पर उन्होंने ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया। लेकिन हिंद यूनानी ऐसे थे जो यहाँ पर सबसे पहले रुके और उन्होंने शासन किया। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग देखते क्या है कि हिंद यूनानी भारत में पहले ऐसे शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि हिंद यूनानी जो है वो भारत के ऊपर शासन करने के बाद पश्चात उन्होंने अपने सिक्के जारी किए। ठीक है, सिक्के किन किन राजाओं के हैं इस बात का भी प्रमाण मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से राजाओं ने कौन कौन से प्रकार के सिक्के चलाए थे इसका भी प्रमाण उपस्थित हो जाता है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन है? आपके हिंद यूनानी है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान का प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानियों ने अपनी कौन सी कला चलाई थी? तो उन्होंने अपनी एक प्राचीन कला चलाई थी जिसको कहा जाता है हेलेनिस्टिक आर्ट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। और जो आपके अफगानिस्तान जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में गंधार जो आपके अफगानिस्तान में है, तो और उसके साथ साथ आपके भारत के गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है जो उसके अंतर्गत आता है। तो भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तो भारत में इसका उदाहरण कौन सा है? किसका? हेलेनिस्टिक आर्ट का। तो हेलेनिस्टिक आर्ट का हमारे भारत में जो उदाहरण है वो आपकी गांधार कला के भी नाम से जानी जाती है। दोस्तों, अपने अगले वीडियो में हम लोग शक साम्राज्य एवं कुषाण साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं। आपको हमारी यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप हमारे प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। तथा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ही तरह और भी लोग हमारे इस वीडियो से शिक्षित होते रहें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हमारे इस चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग सब्सक्राइब करके घर पे बैठ करके और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकें।
घर पे रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।